हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जगदीश सनी और मैं आपके क्लास 11 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, तो अभी अभी आप एक 10th के एग्जाम देके आए, तो वैसे आप जानते हैं फिजिक्स तो पहले आपके साइंस सब्जेक्ट चलता था, उसमें आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ी थी। अब जैसे आपके यहाँ दो स्ट्रीम चलती है, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो मैं आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स में अपन पढ़ते क्या है, ये सब वैसे आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे आपके 10th क्लास में फिजिक्स के चैप्टर थे, कौन कौन से थे? एक तो लाइट वाला था, ठीक है, ह्यूमन आई था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह आपने पढ़ा था, तो वो फिजिक्स का पार्ट था। अब यहाँ पे आपके पूरा एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसमें अपन पढ़ते क्या है? तो इसमें मेनली अपन पढ़ते हैं फिजिक्स में स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी। तो इसमें अपन क्या करते हैं? नेचर की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती है, जो भी फिनोमिनास होते हैं, उन सब की स्टडी को ही क्या बोलते हैं अपन? फिजिक्स बोलते हैं। और फिजिक्स में ये सब आते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास। तो मेनली अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो स्टडी ऑफ नेचर एंड फिनोमिनास। जैसे कि अब स्टडी ऑफ नेचर में छोटे से छोटा पार्टिकल जैसे एटम, तो एटम से लेके बड़े से बड़ा जैसे अर्थ हो गई, ठीक है, अपना पूरा सोलर सिस्टम हो गया, पूरा यूनिवर्स हो गया, तो इन सब की स्टडी जो है वो फिजिक्स में आती है। जैसे एटम है, तो एटम में क्या होता है? अपने इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो वो सब पढ़ेंगे अपन, चक्कर क्यों लगाता है, कैसे लगाता है, क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से एटॉमिक लेवल से लेके अपन बड़े, जैसे अर्थ है, तो अर्थ जैसे अपने एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, वहां अपन अर्थ के बारे में, सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिवर्स, यूनिवर्स में जैसे सन है, सन के अराउंड अपने प्लैनेट्स घूमते हैं, तो क्यों घूमते हैं, क्या रीजंस होता है, ठीक है, ये सब अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपन शुरुआत करते हैं इससे, फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो इसमें सबसे पहले अपन के इसकी जरूरत पड़ती है फिजिकल क्वांटिटीज की। तो जरूरत कैसे क्यों पड़ती है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे दूं। जैसे अपन फिजिक्स में क्या करते हैं, कुछ भी चीज की अगर स्टडी करनी हो तो अपन उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जब आपने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो साइंस की बुक में आपने कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स, अब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसके लिए अपन को किन की जरूरत पड़ती है? इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अपन क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो अपन की को किसकी जरूरत पड़ती है? इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती क्यों है? क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स का काम है कुछ भी चीज आपको मेजर करना है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स का क्या काम है? टू मेजर, टू मेजर क्वांटिटी। मतलब कोई भी अगर क्वांटिटी है तो उसको मेजर करने के लिए आप किसका यूज करते हो? इंस्ट्रूमेंट का। तो सबसे पहले तो अपन को क्वांटिटी क्या होती है, तो सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर देते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका जो स्केल होता है, ठीक है, स्केल यूज करते हो ना आप लेंथ मेजर करने के लिए, तो वो क्या मेजर करता है? वो आपके लेंथ को मेजर करता है। तो ये लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, जितनी भी आपने सुन रखी है, एरिया है, ठीक है, वॉल्यूम है, स्पीड, फोर्स, बहुत सारी। तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको अपन मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो सबसे पहले तो अपन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप टॉपिक डालो फिजिकल क्वांटिटीज, और ये लिख लो एक लाइन है बस, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना, ठीक है। तो अपन सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, तो क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख देना द क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which can be, which can be measured by, which can be measured by an instrument, which can be measured by an instrument
इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब, और क्या मतलब जिसको अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सके और उससे अपन क्या करें, फिजिकल वर्ल्ड को अपन डिस्क्राइब कर सके, एंड विच describe the laws of physical world, laws of physical world। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं ये जो लेक्चर्स है वो एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। बेसिक का मतलब जैसे सभी स्टूडेंट्स का लेवल अलग अलग होता है, जिन्होंने पहले अच्छी पढ़ाई करी है उन्हें ये सब आता है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ, जिनको नहीं आता है तो ऐसा नहीं सोचे कि अपन को जैसे साइंस आपके 8, 9, 10 में अगर साइंस वीक रह गई थी और अभी आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है आपको सब कुछ समझ में आएगा। इस वजह से मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी मैं सिंपल बातें करूंगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हो गई ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं और वो क्या करती है, फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आपकी लेंथ हो गया, ठीक है, जिसको आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो। ठीक है, टाइम हो गया, ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। उसके अलावा स्पीड हो गई, ठीक है, स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन, मास, बहुत सारी। ठीक है, तो ये सब किसमें आती है, इनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कीजिए। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, n इंटू यू टाइप। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जैसे मान लो ये मान लो कुछ भी रोड है, ये मान लो मेरा मार्कर ही है। ठीक है, मैं बोलूं इसकी आप लेंथ मेजर करके बताओ, तो आप क्या करते हो, जैसे स्केल दिया आपने, स्केल से जैसे मान लो इसकी जो लेंथ आई वो 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हो ना आप। तो ये जो 5 है ये तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो सेंटीमीटर है ये है इसकी यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है, n इंटू यू, जहाँ पे n तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 5, 10 वगैरह, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और u क्या है, उसकी यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया अपने फिजिकल क्वांटिटी, ये आप नोट कीजिए। ठीक है, कर लिया होगा नोट आपने। अब अपन इसके क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई, वैसे दो तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा आप, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसको अपन फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, मतलब डायरेक्शनल की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन इसको क्लासिफाई करते हैं। और एक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। अभी समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। डिपेंडेंसी, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, यानी कि डायरेक्शनल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। अब जैसे डायरेक्शन के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है ये जनरली दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। कुछ ने इनका नाम सुन रखा होगा, कुछ ने नहीं सुन रखा होगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो 9th 10th में इनकी बात या तो नहीं की जाती है, की जाती तो आपको इतना अच्छे से बताया नहीं जाता। ठीक है, तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपकी जो क्वांटिटीज है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटीज
स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ये जो मैं क्लासिफिकेशन में जो बताऊंगा स्केलर वेक्टर्स, ये अपने फिर डिटेल से भी आएगा, तो डिटेल से मैं आगे डिस्कस करूंगा इसमें। तो एक तो होते हैं अपने स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटीज, और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपनी जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्केलर्स, एक होती है वेक्टर्स। थोड़ा बहुत मैं अभी बता देता हूँ। स्केलर्स क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो स्केलर्स मैं अभी फिर अलग से दिखा दूंगा। चलो, तो स्केलर्स क्या है? जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, which has only magnitude। इनके पास क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, एंड नो डायरेक्शन, और डायरेक्शन नहीं होती है, या डायरेक्शन की बात इसमें अपन नहीं करते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मतलब तो which those quantities which have, अभी डेफिनेशन लिखवा दूंगा मैं, which have both magnitude and direction। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, एंड follows या तो वेक्टर अलजेब्रा लिख दो या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को आगे देख लेंगे अपन। एंड follows laws of वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर मतलब वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो करे, तो उन क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको डिटेल से बाद में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत मैं अभी बताता हूँ। जैसे स्केलर्स है, स्केलर्स में क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल मास। और वेक्टर्स में क्या है? इनको डिफाइन करने के लिए अपन को किन की जरूरत पड़ती है? डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैं बात करूँ स्केलर्स में कौन कौन आता है, तो जैसे मास है, तो मास को लिखने के लिए अपन को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना। जैसे कुछ भी है, जैसे शुगर है 2 kg शुगर, तो इसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे टाइम है, टाइम के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अब वेक्टर्स में कौन है? तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जिनमें अपन को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है? तो जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लो ये यहाँ पे कोई बॉक्स रखा है, ठीक है, मैंने आपसे बोला इस पे कि आप क्या करो, इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ मान लो, ठीक है। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि 2 न्यूटन फोर्स किधर लगाना है? इधर लगाना है, ऊपर लगाना है, इधर लगाना है, मतलब तो ये फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, इसको आपको डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? डायरेक्शन की। जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लो आपके पास कोई बोतल रखी है, उस बोतल को के आपके धक्का लगाना है मान लो, तो आप मेरे से पूछोगे किस डायरेक्शन में धक्का लगाना है? आगे, पीछे, ऊपर, है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे इसमें कौन आता है? जैसे एग्जांपल में फोर्स हो गया, ठीक है। और भी फिर आप धीरे धीरे पढ़ोगे, बहुत सारी क्वांटिटीज आती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह, ठीक है। फोर्स होगी, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सारी, ठीक है। और ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है? तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है? जैसे स्केलर्स में तो क्या होता है, जो भी क्वांटिटीज है वो डायरेक्ट जुड़ जाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई बैग है, ठीक है, ये बैग है, इस बैग में मान लो 3 kg, मान लो क्या रखे हैं, कुछ भी रखा है, जैसे मान लो 3 kg आलू रखे हैं, ठीक है। इसमें मान लो मैंने ये थैला है, इसमें 2 kg एक सब्जी कुछ और ऐड कर दी, जैसे 2 किलो टमाटर और डाल दिए मान लो। तो जैसे मैं पूछूं कि टोटल मास कितना हो गया, तो टोटल मास कितना हो गया? तो 2 और 3 5, मतलब इसमें तो आप क्या कर देते हो? डायरेक्ट ऐड कर देते हो। इसमें क्या है? इसमें डायरेक्ट ऐड अपन नहीं कर सकते, इसके लिए अपन के एक अलग अलजेब्रा है जिसको अपन वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं अगर मैं समझाऊं, जैसे कोई आपके ब्लॉक है 2 kg का, कुछ भी है ऑब्जेक्ट, एक फोर्स इधर लग रही है, मानो कितनी न्यूटन की? 5 न्यूटन की इधर लग रही है, और एक फोर्स इधर लग रही है कितनी? 5 न्यूटन की। मैं आपसे बोलूं कि इस पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है नेट? जैसे इधर बोला था ना मैंने, एक
अपने पास बैग है, इसमें अपन के ने 3 किलो आलू लिए, 2 किलो टमाटर दोनों भी रख दिए, तो टोटल मास कितना हो, आपने 2 और 3 को जोड़ के 5 बता दिए। अब इधर भी ऐसे ही करोगे क्या, जैसे 5 + 5 कितना हो गया 10, तो इस पे नेट फोर्स 10 न्यूटन है क्या। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, तो जैसे एक लड़का इसको इधर से खींच रहा है, उतने ही फोर्स से एक इधर से खींच रहा है, तो इस पे नेट फोर्स कितनी होगी, 10 नहीं होगी ना, 0 होगी। तो नेट फोर्स कितनी है, 0। मतलब ये 5 और 5 को जोड़ने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्वांटिटीज को ऐड करते वक्त अपन को किसको, इनके बीच के एंगल्स को देखना पड़े, डायरेक्शन को देखना पड़े, तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। फिर ये आगे अपन डिटेल से भी पढ़ लेंगे, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर्स डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये दो टाइप की होती है, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं होती है, उनको अपन स्केलर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ है। वेक्टर्स क्या है, ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है उनको अपन, और इसके साथ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, मतलब वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो करे, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल फोर्स है, वेलोसिटी है, और ये मैंने थोड़ा बहुत बता ही दिया, जैसे यहाँ पे 5 और 5 को जोड़ने पे 10 ना आगे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, ऐसे है ये एंगल पे। और मान लो यही यही 5 न्यूटन की फोर्स अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाता हूँ, तब 5 और 5 कितना हो जाता, 10। तो कहने का मतलब ऐसे ये एंगल पे डिपेंड कर रही है भाई, एफ, ये दो फोर्स है F1 और ये F2, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है उस पर डिपेंड करती है। जैसे सेम डायरेक्शन में हुई तो जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये किस पे डिपेंड करती है, एंगल्स पे डिपेंड करती है। तो ये तो ही डायरेक्शन की बेसिस पे। फिर अगला है अपने ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी की बेसिस पे कितने टाइप्स की है, तो एक काम करो, पहले आप ये लिख लो, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। या अगर पहले नाम नाम लिखना चाहो तो लिख देना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिपेंडेंसी। ये भी दो टाइप की है डिपेंडेंसी के बेसिस पे, एक तो है फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक है डिराइव्ड। फिर डिटेल से मैं अभी बताता हूँ, पहले आप ये नोट करो, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, लिख दिया। हाँ, तो वो लिख दिया था आपने। अब अपने डिपेंडेंसी के बेसिस पे जो क्वांटिटीज है वो दो टाइप की है, एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिख दी, क्या है, ऐसी क्वांटिटीज जो क्या है, इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे, और बाकी जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज है उनको इन क्वांटिटीज के टर्म्स में अपन रिप्रेजेंट कर सके। अब ये आपको समझ में आया नहीं होगा तो मैं इसे समझा देता हूँ। तो जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है, तो इंग्लिश आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपने क्या सीखे थे, अल्फाबेट सीखे थे, यानी कि ABCD। तो जैसे ABCD ऐसे कहाँ तक था, Z तक, तो ये आपने अल्फाबेट्स पढ़े। फिर अल्फाबेट्स पढ़ने के बाद जितने भी आप वर्ड्स है, जितने भी आप लेटर्स है, वो इनकी मदद से आप बना सकते हो। जैसे मैं कोई सा भी अगर आपको वर्ड दूं तो आप इनकी मदद से बना सकते हो, ABCD Z तक, यानी कि जितने भी आपके लेटर्स है, वर्ड्स है, उनमें क्या होते हैं, ये अल्फाबेट्स होते हैं। इसी तरह से अपने जो फिजिक्स है, अब फिजिक्स में जब क्वांटिटीज आती है तो इनको दो तरह से डिवाइड किया, एक तो फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एक तरह से ABCD की तरफ है,
तो साइंटिस्ट ने कुछ, जैसे ए से लेके जेड तक अक्षर होते हैं, ऐसे अपने 7 क्वांटिटीज क्या डिफाइन करी, इनको उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला। तो ये 7 क्वांटिटीज एक तरह से आपके इंग्लिश में जैसे अल्फाबेट होते हैं ना, वैसे। तो ये 7 क्वांटिटीज है। अब इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जो भी आपने क्वांटिटीज सुनी है, वो सब इनसे बनाई जा सकती है। जैसे आपके इंग्लिश के इन लेटर्स, ये जो अल्फाबेट्स है, इनसे यूज करके आप जैसे वर्ड्स बनाते हो, ऐसे ही इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में मिला के, इनका यूज करके आप जितनी भी आपने क्वांटिटीज सुनी है फिजिक्स में, वो सब आप इनसे बना सकते हो। तो कहने का मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे, और इनकी हेल्प से अपन किन्हीं दूसरी क्वांटिटीज को क्या करें, रिप्रेजेंट कर सके, तो उनको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप अगला जो टॉपिक है सेकंड, वो डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ोगे। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है, उनको अपन क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन कौन सी आती है, जैसे 7 है, तो ये 7 कौन कौन सी है, वो देखो। तो ये आप ध्यान में रखना कौन कौन सी है। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इसमें सबसे पहले है फर्स्ट मास। तो मास आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। सेकंड है लेंथ, ठीक है। थर्ड है आपके टाइम। फोर्थ है आपके टेम्परेचर। फोर्थ है आपके टेम्परेचर। फिफ्थ है आपके इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ है आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपने, ये केमिस्ट्री में आया आपके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। शायद या तो आपने सुन लिया होगा वो मोल वगैरह, नहीं सुना हो तो कोई नहीं, बाद में आ जाएगा। उसके बाद है सेवंथ है लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 अपने जो क्वांटिटीज है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनको आप अच्छे से लर्न करो। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये दोनों आपके लिए नए हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये केमिस्ट्री में आएगा, मोल्स, इसकी यूनिट मोल होती है। और एक है लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फिजिक्स की, इनको एबीसीडी समझो। जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होती है ना, वैसे ये फिजिक्स की एबीसीडी है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। अब इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज बची जो आपने सुन रखी, वो सब इन्हीं से मिलकर बनी है। तो ये फिजिक्स की एक तरह से एबीसीडी है, इनकी हेल्प से आप बाकी की क्वांटिटीज बना सकते हो। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7, और ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो नोट कर दीजिए। ठीक है, कर दिया नोट। अब सेकंड है आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज। सेकंड है आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है। ठीक है, तो देखते हैं ना, द क्वांटिटीज which can be expressed in terms of fundamental quantities, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जितने भी आपने क्वांटिटीज के नाम सुने हैं, वो सब किनसे मिलके बनी है, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, डिराइव्ड
क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल है, जैसे मैं सबसे फर्स्ट एग्जांपल दूं, जैसे एरिया है, ठीक है। तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो कहने का मतलब ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो ये किससे मिलके बनी है? लेंथ से। तो फिजिकल क्वांटिटी, तो आपके फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ आता है, तो ये लेंथ से मिलके बनी है। इसी तरह से आपके, मैं यहाँ लिख देता हूँ किससे बनी है, लेंथ इनटू लेंथ। इसी तरह से जैसे आपके वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो इसमें भी कहने ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये किससे बनी है? लेंथ से, ठीक है। थर्ड है जैसे आपके, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे ये डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही तो है, तो ये लेंथ है और नीचे टाइम। तो आपकी जो स्पीड है वो किससे मिलके बनी है? लेंथ और टाइम से। तो लेंथ भी आपके कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। टाइम भी कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो स्पीड आपके लेंथ और टाइम से मिलके बनी है। ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन का था जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम पढ़ा होगा आपने, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, मतलब लेंथ वही। तो ऊपर आ जाता है लेंथ और नीचे आ जाता है एक टाइम वेलोसिटी का और एक टाइम ये तो टाइम का स्क्वायर। तो कहने का मतलब लेंथ। तो कहने का मतलब जितनी भी क्वांटिटीज आपने इनके अलावा सुनी, 7 के अलावा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज आप जानते हो, ठीक है, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, फोर्स ना, प्रेशर, ये सब, तो ये सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। डिराइव का मतलब इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव किया गया है, तो ये हो गई आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, कितनी होती है ये? तो बहुत सारी है। जैसे आप पूरे जब फिजिक्स पढ़ोगे 11th-12th की, तो लगभग 100 के आसपास फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, तो जैसे जो फॉर्मूले मैंने लिखा है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं क्या? तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले है ना, कुछ फॉर्मूले जैसे मान लो 10 से लेके 12 फॉर्मूले ही आपको याद करने हैं। और यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कितनी आएगी? 100 के लमसम। तो ये अभी आपको याद, इनके फॉर्मूले आपको याद नहीं करना है, केवल 10-12 क्वांटिटीज है जिनके फॉर्मूले अभी के लिए आप याद रखना। धीरे धीरे जब आप पूरी 11th क्लास पढ़ लोगे, पूरी 12th क्लास पढ़ लोगे, तो वहाँ आप हर एक क्वांटिटी को डिटेल से पढ़ोगे, तो अपने आप धीरे धीरे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो अभी के लिए आप टेंशन मत लेना, केवल मैं जो बोलूँ वो फॉर्मूले आप याद कर लेना, ठीक है। मैं बता दूंगा। लिख लिया होगा, है ना? अब अपन यूनिट्स पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये सब बेसिक चीजें हैं, मुझे पता है बहुत सारों को ये सब आता है, बट मैं यहाँ पे बेसिक से शुरू कर रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आए। क्योंकि धीरे धीरे अब लेवल फिजिक्स में क्या होता है, अच्छा फिजिक्स में क्या होती है, एक तो मैथमेटिक्स आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि आपको स्टडी किसकी करनी है? नेचर की। तो नेचर की स्टडी करनी है तो आपको मैथमेटिक्स, इसमें क्या होती है, मैथमेटिक्स आती है, लॉज आते हैं, मैथमेटिकली आपको इसमें डील करनी पड़ती है, डेरिवेशंस आते हैं। तो मैथमेटिक्स, तो इससे डरना नहीं, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स आती है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बस आप धीरे धीरे
मेरे साथ मेरे को फॉलो करते जाना। और जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है, ठीक है, जैसे स्पेशली इससे बचने के लिए बहुत सारे जैसे बायोलॉजी देते हैं, ठीक है, तो तब भी आप इससे तो नहीं बच सकते। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अब बहुत सारे को दिक्कत ये होगी हमें मैथमेटिक्स नहीं आती, तो उसकी आप टेंशन मत लो। फिजिक्स में जिन जिन टर्म्स की, जिन जिन फॉर्मूले की, जिन जिन टूल्स की जरूरत पड़ेगी वह सब मैं यहाँ डिटेल से बताऊंगा। जैसे मैथमेटिक्स में आपके मैं लेक्चर सीरीज डालूंगा मैथमेटिकल टूल्स नाम से, जैसे वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री है, ग्राफ्स है, तो जिन जिन को नहीं आती है और जिन जिन की जरूरत इसमें पड़ेगी वो सब मैं यहाँ पे करा दूंगा। जैसे मेनली ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये सब मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट है अपने यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होती है, तो पहले मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस values of any physical quantity is called unit। ठीक, मतलब स्टैंडर्ड और रेफरेंस वैल्यू। जैसे जैसे आप लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, तो लेंथ की यूनिट जैसे आपने सुन रखी है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, तो ये सब यूनिट्स है। तो स्टैंडर्ड का मतलब और रेफरेंस का मतलब क्या है, जैसे हमने जैसे मान लो ये स्केल से मान लो ये कुछ ये वायर है, मान लो ये आपके वायर में आपसे पूछो इसकी लेंथ कितनी है, तो आप क्या करोगे, आपका जो स्केल होता है उससे मेजर करो। स्केल से मान लो आपने मेजर किया, कितना आया, 3 आया, तो 3 के पीछे आपको यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा। 3 क्या है, 3 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। तो जैसे आपकी वायर अगर ये इस साइज का है तो आप जनरली किसका यूज करते हो, सेंटीमीटर का, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है, जैसे मान लो मैंने बोला ये वायर कितना है, 3 सेंटीमीटर का है, आप आए आपने मेजर किया और आपने मेरे बोला नहीं ये वायर कितना है, ये वायर 100 सेंटीमीटर का है, आप कुछ अलग स्केल है, तो ऐसा पॉसिबल है। सभी के पास जो स्केल है उसमें जो सेंटीमीटर की वैल्यूज है वो सेम होती है, अलग अलग होती है, सेम होती है, ठीक है। सभी के लिए 1 सेंटीमीटर क्या है, आपके जो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का स्केल है, तो सभी के लिए वही है ना, तो सभी के लिए 1 सेंटीमीटर क्या है, सेम है। तो रेफरेंस का मतलब सबका सेम, ठीक, ये है। तो यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को यूनिट की। जैसे आप मार्केट गए, ठीक है, जैसे मान लो आपको घर पे भेजा किसी ने, घर से किसी ने भेजा, आपकी मम्मी ने भेजा, क्या लेने, मान लो शुगर लेने, ठीक है, और घर से आपके बोला था कितनी शुगर लेके आनी है, मान लो 2 kg शुगर लेके आनी है। तो आप शॉप पर जाओगे और वहां ऐसा बोलो, क्या बोलो, मान लो कि शुगर दे दो, वो दुकान वाला पूछे कितनी, तो आप उसको बोलो कि 2, 2 क्या, 2 दाने, 2 ग्राम, 2 किलो, मतलब आपको किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पीछे क्या लगानी पड़ेगी, यूनिट। उस यूनिट से ही आपको आइडेंटिफाई होगा कि आप क्या डिफाइन कर, तो क्या बोलोगे आप, 2 किलोग्राम शुगर। तो ये जो किलोग्राम है ये क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को यूनिट की जरूरत पड़ती है, और ये यूनिट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ऐसा तो नहीं है जैसे ये मैंने खैर बताई दिया आपको, लेंथ वगैरह छोड़ो। तो ये देखो, इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स। ये सब बातें आपको पता है, बस मैं बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स के क्या क्या खास बातें हैं, तो सबसे पहले तो आपकी जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। पर्सन टू पर्सन का मतलब जैसे वही अभी मैंने बताया था, जैसे मान लो ये कोई वायर है, इसकी लेंथ आपने मेजर की 3 सेंटीमीटर, कोई दूसरा आया उसने बोला इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, वही वायर की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सभी की 3 सेंटीमीटर इतना ही होता है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है आपके वेल डिफाइंड हो गया। उसके बाद रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि जैसे मान लो 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर को आप जैसे मान लो 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके क्या आ जाएगा, जैसे 1 मिलीमीटर को 10 से करोगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 मिलीमीटर को आप अगर किससे करते हो 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, पता है ना, ये छोटा मोटा कन्वर्जन आपको आता होगा, नहीं भी आता हो तो फिर बता देंगे। सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -2 होता है। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसको अपन रिप्रोड्यूस मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कुछ आ रहा। थर्ड है आपके, और क्या बचा, इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी इनवेरिएबिलिटी का मतलब है टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ चेंज नहीं हो यूनिट्स में। जैसे ऐसा तो नहीं है, जैसे मान लो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो मान लो अभी आपने मेजर की 5 सेंटीमीटर, कल आप आए, कल आपने ये लेंथ कितनी बता दी 7 सेंटीमीटर बता दी, ऐसा हो सकता है? मतलब टाइम के साथ क्या रहे, कांस्टेंट रहे, भाई 1 सेंटीमीटर इतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है भाई आज 1 सेंटीमीटर इतना है, कल इतना हो जाएगा, परसों इतना हो जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ क्या है, फिक्स है, स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यूज है। ठीक है, फोर्थ है आपके, और क्या बचा, अवेलेबिलिटी हो गया, ये हो गया। कन्वीनियंस इन यूज। कन्वीनियंट इन यूज का मतलब है कि जहां पे जैसे मान लो आपसे मैंने बोला इस मार्कर की क्या बताओ आप लेंथ मेजर करके बताओ, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको मीटर में करो, सेंटीमीटर में करो, मिलीमीटर में करो, किलोमीटर में करो, तो किस में यूज करोगे? जैसे आपका मार्कर है तो इसकी लेंथ आप किलोमीटर में बताओगे क्या, या तो आप क्या बोलोगे सेंटीमीटर बोलोगे। तो कहने का मतलब आपको वही यूनिट्स यूज करनी है जो उस एक्सपेरिमेंट या उस मेजरमेंट के लिए क्या है, सूटेबल है, कन्वीनियंट है। जैसे मैं मार्कर की लेंथ पूछता हूँ तो आप क्या बताओगे, सेंटीमीटर में बताओगे। जैसे मैं पूछूं आपसे कि जैसे मान लो कोटा और जयपुर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो आप जो डिस्टेंस बताओगे वो मेरे को सेंटीमीटर में बताओगे क्या, या मिलीमीटर में बताओगे, किसमें बताओगे? ये कौन सी क्वांटिटीज है, ये तो बहुत छोटी क्वांटिटीज है, और कोटा और जयपुर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आप किसका यूज करोगे, बड़ी क्वांटिटी का। जैसे आप किसका यूज करोगे, किलोमीटर्स का। तो आपके जो एक्सपेरिमेंट है या आपके जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप इनका यूज करना। जैसे अगर छोटा मेजरमेंट करना है तो मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, जैसे बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी है आपको, जैसे कोटा से जयपुर की, तो वो किसमें आएगी, किलोमीटर में। ठीक है, ये देख दो करेक्टरिस्टिक्स लिख दो, वेल डिफाइंड बता ही दिया, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए, सबके लिए 1 सेंटीमीटर उतना ही होता है। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कुछ नई फिगर आ रही है, नया मैग्नीट्यूड आ रहा है। इनवेरिएबिलिटी का मतलब, इनवेरिएबिलिटी मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो, ऐसा नहीं है 1 सेंटीमीटर आज इतना है, कल इतना हो गया, परसों उतना हो गया। ठीक है, और कन्वीनियंट इन यूज का मतलब आपके जरूरत के हिसाब से यूनिट्स आप यूज करो। देख लिया, तो आज के लेक्चर के लिए इतना है। अच्छा, मैं एक बार रिकेप कर दूं अपन ने क्या क्या पढ़ा इसमें। सबसे पहले अपन ने पढ़ा फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर है, मतलब नेचर में जितने भी लॉज है वो कैसे होते हैं, उन सबकी स्टडी फिजिक्स में आती है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट से जो भी आप मेजर करते हो वो क्या होती है, क्वांटिटीज होती है, तो अपन ने वहां से फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जिनका यूज अपन, ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपन इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद
उसको क्या करते हैं अपन, उससे फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं, उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिर अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन। तो ये है, ये भी क्लासिफिकेशन दो टाइप से करते हैं अपन। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपकी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्केलर्स, एक होती है वेक्टर्स। स्केलर्स कौन सी क्वांटिटीज है, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको अपन स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मास हो गया, टाइम है, ठीक है, मतलब जो जिनको अपन डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है आपके वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है और जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, उनको अपन वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। और इसके एग्जांपल हमने बता दिए, जैसे फोर्स है, ठीक है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फिर आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे इसको। फिर एक है अपने ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, यानी कि क्वांटिटीज की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी के बेसिस पे ये दो टाइप की है, एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल